अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू केमिस्ट्री साइंसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाई जाने वाली आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमरिज्म यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी ये फिनोमेना देखने में मिलता है। और इसकी वही दो टाइप्स हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म ये दो टाइप हैं और इन दोनों टाइप्स की डेफिनेशन वही हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मैटर करती है। अगर एटम्स जिस अंदाज में बॉन्ड कर रहे हैं वो स्टाइल चेंज हो जाता है, वो अंदाज चेंज हो जाता है, तो उस सूरत में उससे जो आइसोमरिज्म बनेगी वो कहलाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम यानी एटम्स के बॉन्ड वो तो चेंज नहीं होते, हाँ, जो स्पेस के अंदर एटम्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। स्पेशियल पोजीशन ऑफ द एटम्स, ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, वो चेंज होती है। तो ये दो मेजर टाइप्स हैं आइसोमरिज्म की, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। आज की इस वीडियो में हम मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे बात करेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली टाइप होती है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरी टाइप जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन आइसोमरिज्म या जिसे आप हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप वो कहलाती है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। चौथी टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है लिंकेज आइसोमरिज्म। और उसके बाद पांचवी टाइप जो है वो लाइगेंड आइसोमरिज्म है। जबकि छठी और आखिरी टाइप जो है दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। तो ये बड़ी बड़ी 6 टाइप्स हैं। कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा है कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म भी जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप बताई गई है, जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जैसा कि उसका नाम बता रहा है कि उसमें शेप बदलेगी। तो शेप जब बदलेगी तो मतलब स्पेस के अंदर पोजीशन बदल रही है, तो वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप हो सकती है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम उसी सूरत में कहेंगे जब एटम्स की अरेंजमेंट बदलेगी, एटम के बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका बदलेगा। तो अब हम इन टाइप्स की जो है वो डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं और उसको समझते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, जैसा कि ये लफ्ज़ बता रहा है, यहाँ पे आइंस जो है वो मैटर करेंगे कि डिफरेंट आइंस ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका फॉर्मूला देखने में तो सेम आता है, लेकिन जब उनको सॉल्यूशन में डिवॉल्व की उनको सॉल्वेंट में डिवॉल्व की जाता है, उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, एक कोबाल्ट कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CONH3 5Br। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसका जो सिंपल पार्ट है दैट इज सल्फेट। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक तो ये कंपाउंड है जो कि रेड वायलेट कलर का होता है, और इसी का एक दूसरा कंपाउंड है विच इज CONH3 5SO4। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया और इसका जो सिंपल पार्ट है डेट इज Br।
तो ये इसका सिंपल पार्ट है और ये जो कंपाउंड है ये रेड कलर का होता है। अब नोट करें कि जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनने पर ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन है और ये इसका सिंपल आयन है, यानी कि सिंपल आयन सल्फेट के तौर पर मौजूद होगा। जबकि जब इस कंपाउंड को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये इसका कॉम्प्लेक्स आयन होगा और ये ब्रोमाइड एज अ सिंपल आयन जो है वो मौजूद होगा। तो इसका असर क्या होगा, एक तो आपको इसके कलर में डिफरेंस नजर आ रहा है, दूसरा इसकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस होगा कि ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा विद बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम आयन होते हैं वो सल्फेट के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बना देते हैं और वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जबकि ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि ब्रोमाइड, यहाँ सल्फेट तो रिएक्शन नहीं शो करेगा, यहाँ ब्रोमाइड ने रिएक्शन शो करना है। तो ब्रोमाइड और सिल्वर मिलकर जो है वो पेल येलो PPT बनाते हैं, जो कि हम जानते हैं स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर हैं, यानी ऐसे आइसोमर जिनके आयंस डिफरेंट होंगे जब वो सॉल्यूशन स्टेट में जाएंगे। दूसरे जो आइसोमर हैं वो है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर में क्या होता है कि यहाँ वाटर जो है वो एज अ लाइगेंड काम करता होता है। इन कंपाउंड्स में वाटर एज अ लाइगेंड काम करता है और जब वाटर एज अ लाइगेंड काम करता है तो सम टाइम यही वाटर जो लाइगेंड के तौर पर काम कर रहा होता है ये एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी काम करता है। तो डिपेंड करता है कि क्या वाटर वाकई लाइगेंड के तौर पर काम कर रहा है या उसके अंदर से कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम कर रहे हैं। तो इससे जो है बेसिकली वो जो आयंस बनते हैं, अगेन ये भी एक तरह से आयोनाइजेशन आइसोमर हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें वाटर जो है वो एक मेजर पार्ट के तौर पर रोल प्ले करता है, इसलिए इसको एक अलग किस्म जो है वो बता दिया गया है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो इसमें जो हमारे पास क्लासिकल एग्जांपल है वो है क्रोमियम क्लोराइड .6H2O। तो देखने में तो ये ऐसा ही लगता है जैसे मैंने इसको बोला कि क्रोमियम क्लोराइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चरली ये एक बड़ा डिफरेंट कंपाउंड है। इसके 3 तरह के कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और उन 3 तरह के कंपाउंड की जो बताई जाती है, उनकी स्पेसिफिकेशन बताई जाती है वो कुछ इस तरह से है कि इनमें से एक कंपाउंड ऐसा है जो सिल्वर नाइट्रेट के 3 मोल्स के साथ रिएक्शन करता है। एक कंपाउंड ऐसा है जो सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड ऐसा है जो सिल्वर नाइट्रेट के सिर्फ 1 मोल के साथ रिएक्शन शो करता है। अब ये जो कंपाउंड है जो 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, जबकि ये कंपाउंड जो सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 1 मोल का रिएक्शन शो करता है और ये जो कंपाउंड है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 मोल का रिएक्शन शो करता है। तो ये क्या हो रहा है असल में, तो आप नोट करें कि ये दरअसल ये कंपाउंड जो लिखने में तो हमें एक सिंपल कंपाउंड नज़र आ रहा है, ये जब इसकी हम कम्प्लेक्स फॉर्म लिखेंगे तो आप नोट करें कि इस फॉर्म के अंदर दरअसल ये है कि क्रोमियम के साथ 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल एज कोऑर्डिनेट को जो जिसे हम लाइगेंड कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से बाइंड कर रहे हैं और तीनों क्लोराइड जो है वो सिंपल आयन के तौर पर मौजूद है। सो 3 क्लोराइड हैं तो 3 सिल्वर के साथ मिलकर वो बना देंगे 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट PPT होते हैं और
अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इजीली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, ये जो दूसरा पोर्शन है दिस इज कि इसमें H2O के 5 जो है वो यहाँ पे जुड़े होते हैं और इसके साथ एक जो है वो Cl लग जाता है, जबकि बाकी जो 2 Cl हैं वो इसके साथ बाहर मौजूद होते हैं और जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। और आखिरी केस में क्या हो रहा है कि Cr के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल एज अ लाइगेंड मौजूद हैं, 2 क्लोराइड भी एज अ लाइगेंड मौजूद होते हैं, जबकि एक क्लोराइड सिंपल आयन के तौर पर मौजूद होता है। और जो 2 वाटर मॉलिक्यूल बच गए हैं, टोटल तो 6 करने हैं, तो जो 2 बच गए हैं वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। तो इसलिए आप नोट करें कि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद ही नहीं है। ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से बाइंड किए हुए हैं, लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये 1 मोल का रिएक्शन शो करेगा और ये 2 मोल का रिएक्शन शो करेगा। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर एब्जॉर्बर होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है। तो इसलिए और AgNO3 के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो क्लोराइड की वजह से है। 3 क्लोराइड सिंपल आयन के तौर पर मौजूद हैं तो वो 3 Ag के साथ रिएक्शन करेंगे, 2 मौजूद है तो 2 रिएक्शन करेंगे, 1 मौजूद है तो वो 1 रिएक्शन करेगा। तो ये असल में हाइड्रेट आइसोमर हैं जिनमें वाटर जो है वो एज अ लाइगेंड भी काम कर रहा होता है। सो वाटर लाइगेंड के तौर पर काम कर रहा है या एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम कर रहा है, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की तरफ। और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म आमतौर पर ऐसे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करती है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करती है जिनके अंदर उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और उसमें फिर जब दोनों आयन कॉम्प्लेक्स हैं तो उसमें फिर जो लाइगेंड है उनके एक्सचेंज की वजह से, उनके डिफरेंस की वजह से ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बनती है। किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ये है डिफरेंस ऑफ लाइगेंड की वजह से, डिफरेंस ऑफ लाइगेंड नंबर आप याद रख लें, क्योंकि लाइगेंड के और भी बड़े ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। तो डिफरेंस ऑफ लाइगेंड नंबर, लाइगेंड के नंबर का डिफरेंस होगा। कोऑर्डिनेशन वैसे भी कहते हैं कि कितने लाइगेंड उसके साथ अटैच हो रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो एग्जांपल मैं यहाँ नीचे मेंशन करता हूँ, नोट करिएगा। एक जो कंपाउंड है वो हम लिख रहे हैं जिसमें Cr के साथ 6 अमोनिया मौजूद हैं, NH3 6। और नोट करें कि अमोनिया चूंकि न्यूट्रल लाइगेंड होता है इसलिए ये +3 की फॉर्म में, क्योंकि क्रोमियम यहाँ +3 स्टेट में है, ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है। दूसरी तरफ CrCN6 मौजूद है जो कि ऑब्वियसली -3 स्टेट में होगा, क्योंकि Cn -1 होता है, 6 Cn है तो -6 हो जाएगा, Cr +3 है तो टोटल -3 आ जाएगा। अब ये -3 ये +3 ये ठीक हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका एनाइन है, ये केटाइन है और दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी इसकी चीज़ क्या है कि इनका नंबर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे कि CrNH3 4 और इसके साथ आप CN2 लगा दें तो ये नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। अब नोट करेंगे तो इस पर चार्ज आएगा +1, क्योंकि CN2 आ चुके हैं, -2 आ चुका है, इस पर +3 है तो ये +1 बच जाएगा। और दूसरी तरफ फिर उसके ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे? Cr और ये आ जाएगा NH3 क्योंकि 4 इधर हैं, 2 इधर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा CN4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं, क्योंकि लाइगेंड नंबर जो है वो चेंज कर रहा है। लाइगेंड सेम है, 6 अमोनिया यहाँ पे भी हैं, 6 साइनाइड यहाँ पे भी हैं, लेकिन
उसका नंबर चेंज हो गया है कि पहले 6 के 6 एक तरफ थे और 6 साइनाइड दूसरी तरफ थे, अब ये है कि कुछ एक तरफ आ गए, कुछ दूसरी तरफ चले गए हैं। तीसरी टाइप जो चौथी टाइप जो इसमें है हमारे पास, दैट इज द लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म तब एग्जिस्ट करती है जब हमारा लाइगेंड जो है वो एम्बीडेंट होता है, दैट इज एम्बीडेंट। एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट लाइगेंड, आपको पहले इस डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। बाय डेफिनेशन ये एक ऐसा लाइगेंड होता है जिसके अंदर दो एटम प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइगेंड होता है जिसे हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से केमिस्ट्री के अंदर, NO2 माइनस। ये NO2 माइनस जो है इसमें नाइट्रोजन आमतौर पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज नाइट्रो ग्रुप। इसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। ऑन द अदर हैंड यहां ऑक्सीजन भी एक ऐसा एटम है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, सो यू कैन राइट दिस वन एज ONO। ONO, तो ये जो ONO है ये नाइट्रीटो कहलाता है। मतलब इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रीटो या नाइट्रोफो। नाइट्रीटो या इसको कुछ बुक्स ने नाइट्रोफो लिखा होता है। तो ये भी एक एम्बीडेंटेट लाइगेंड हो जाएगा। किस लिहाज से कि एक ही चीज है, उसमें एक तरफ जो है वो तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट लाइगेंड की वजह से लिंकेज आइसोमरिज्म जो है वो वजूद में आती है। इसमें जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो है CONH3 5NO2। यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है कोबाल्ट के साथ और Cl2, और इसी का एक काउंटर पार्ट है CONH3 5ONO। तो सिंपल इस लाइगेंड के डिफरेंस की वजह से ये सारे का सारा डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो कंपाउंड है देखने में ये येलो ब्राउन नजर आता है, येलो ब्राउन, जबकि दूसरा जो कंपाउंड है देखने में ये रेड नजर आता है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज बॉन्डिंग चेंज हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन जो है बॉन्ड कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है। तो बॉन्ड पैटर्न चेंज होने की वजह से, बॉन्ड चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूल बदल रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है और उसकी वजह से प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। तो ये है इस एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट लाइगेंड का जो है बॉन्डिंग करना, उसकी वजह से जो आइसोमर वजूद में आती है उसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। तो ये चार जो है इस पेज पर मेरे सामने जो है ये मौजूद हैं, इनको ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर लें। आयोनाइजेशन जिसमें डिफरेंट आयन बनते हैं, हाइड्रेट जिसके अंदर वाटर जो है वो एज अ लाइगेंड भी काम कर सकता है और एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी काम कर सकता है। कोऑर्डिनेशन जहाँ पे दोनों जो है केटाइन और एनाइन का कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी है और वहाँ पे फिर जो लाइगेंड है उनका नंबर चेंज होता रहता है। और तीसरा जो लिंकेज आइसोमरिज्म है जिसमें एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेट लाइगेंड इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसे लाइगेंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सो कभी एक अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, कभी दूसरा डोनेट कर देता है। सो अगर एक डोनेट करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा और दूसरा डोनेट करेगा तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड के अंदर फ़र्क आएगा और ये चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। बाकी दो को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो आइसोमरिज्म है दैट इज़ लाइगेंड आइसोमरिज्म, और जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि यहाँ पे लाइगेंड ही आइसोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आमतौर पर आइसोमर लाइगेंड के अंदर होना, यानी ये जो है ये ऑर्गेनिक लाइगेंड के बारे में बोला जाता है। तो एक कंपाउंड है प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन या आप इसको प्रोपाइन भी चले प्रोपेन कह लें। तो इससे ये बनते हैं CH2
CH2 मैंने हर जगह CH2 लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने NH2 लगाना है और यहाँ पे मैंने NH2 लगाना है। इसका कॉमन नेम क्या है? आईयूपैक नेम तो आप जानते ही होंगे। इसका कॉमन नेम है ट्राई मिथाइलिन। ठीक है, मिथाइलिन CH2 ग्रुप को कहते हैं। तो ट्राई तीन CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, डाई अमाइन, और इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है TN, जबकि इसी का आइसोमर है CH2CH3 और उसमें NH2 दूसरे कार्बन पे और पहले कार्बन पे लगा हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज प्रोपाइलीन डायमीन। तो ये दो आइसोमर इस लाइगेंड के मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं PN, शॉर्ट नेम इसका यूज करते हैं। इस तरह जब लाइगेंड जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करे तो उससे आप देखें इन दोनों के फॉर्मूलाज तो सेम है, लेकिन जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे तो इसका बॉन्ड डिफरेंट तरह से बनेगा, इसका डिफरेंट तरह से बनेगा। स्ट्रक्चर वेरिएशन होगी तो उसके नतीजे में फिर कंपाउंड वेरी करेगा। जैसा कि दो आइंस हैं, ये COPN ट्वाइस Cl2 केटाइन, और दूसरा इसका जो काउंटर पार्ट है दैट इज COTN2 Cl2। ये दोनों जो केटाइन्स हैं ये एक दूसरे के लाइगेंड आइसोमर हैं बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, क्योंकि ये जो लाइगेंड लगा हुआ है ये आइसोमेरिक है। तो लाइगेंड के आइसोमर होने की वजह से लाइगेंड आइसोमरिज्म वजूद में आती है। तो ये जो है इसकी पांचवी टाइप होगी। छठी टाइप जो है दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। तो जैसे कि पॉलीमराइजेशन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें पॉलीमर बनता है, यानी इसके अंदर जो मेटल का नंबर है और लाइगेंड का नंबर है वो इस तरह से होता है कि नज़र ये आता है कि एक कंपाउंड जो है वो सिंपल कंपाउंड है, जबकि दूसरे कंपाउंड के अंदर जो मेटल्स हैं और लाइगेंड्स हैं वो उसका सिंपल मल्टीपल है, यानी उसका हासिल ज़रब है। किस तरह से? इसमें एग्जाम्पल जिसे उसको जो है वो क्लैरिफाई करना चाहिए, वो ज़्यादा आसान है हमारे लिए। CONH3 थ्राइस NO2 थ्राइस। तो एक तो ये कंपाउंड है, लेकिन इस जैसा एक और कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस तरह से? CONH3 6 और दूसरा CONO2 6, इस तरह से। और एक और कंपाउंड भी इसका एग्जिस्ट करता है, अभी मैं आपको पॉलीमराइजेशन जो है वो क्लैरिफाई करवा देता हूं। CONH3 5 NO2, और ये जो आयन है ये 3 टाइम है, जबकि इसका काउंटर पार्ट जो दूसरा आयन है वो CONO2 6 वो 2 टाइम है। नोट करें, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि NO2 अगर 6 करने हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ दिए? तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर मेटल एटम की एक पर्टिकुलर वैलेंसी होती है कि वो कितने लाइगेंड कबूल कर सकता है, जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं, और ये उसके लाइगेंड की तादाद बताती है, वो चेंज नहीं होती। कोबाल्ट 6 लाइगेंड कबूल करता है, 3 और 3 6, यहाँ 6 के 6 ये हैं, यहाँ 6 के 6 ये हैं, और यहाँ देखें 5 ये हैं, 1 ये है, और इस तरह के 3। अब नोट करें कि कोबाल्ट अगर यहाँ +3 फॉर्म में है, ये -1 है, ये तो न्यूट्रल है, -1 तो इस पर क्या आ जाएगा? +2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये टोटल हो जाएगा +6। यहाँ नोट करें, ये अगर +3 है तो ये -1 है, -1 है तो ये 6 है, तो ये आ जाएगा -6 और +3 ये आ जाएगा -3, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2,
-3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आप नोट करें, ये -6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल है सारा काम। नोट करें अब यहाँ पे आप अगर इन तीनों को कंपेयर कर लें, एक तरफ कोबाल्ट को रख लें, एक तरफ आप अमोनिया को रख लें, एक तरफ आप NO2 को रख लें, तो जो पहला कंपाउंड है, ये वाला पहला कंपाउंड जो है, उसमें आप देखें कोबाल्ट 1 है, अमोनिया 3 है और नाइट्रो 3 है। अब दूसरे कंपाउंड में हम देखेंगे कि दूसरे कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट कितने हो गए, वो 2 हो गए हैं, और अमोनिया कितने हो गए, 6, और नाइट्रो कितने हो गए, 3। नोट करें, ये सिंपल मल्टीपल आ रहा है, 1 को 2 से ضرب दें 2 बन जाता है, 3 को 2 से दें 6 बन जाता है, 3 को 2 से यहाँ पे भी 6 बन जाएगा। अच्छा, तीसरा कंपाउंड, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ कोबाल्ट कितने हैं, 3 कोबाल्ट यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, टोटल 5 कोबाल्ट हैं यहाँ पे। और अमोनिया कितने हैं, 3 5 बार 15 अमोनिया हैं, और नाइट्रो कितने हैं, 2 6 बार 12 और 3 15 नाइट्रो हैं। तो नोट करें, यहाँ ये तो सिंपल है, ये सिंपल है, जबकि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। तो पॉलीमराइजेशन हम जानते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनमें एक जैसे यूनिट्स रिपीट होते हैं। तो ये यूनिट है जो पहले कंपाउंड में है, वो अगले कंपाउंड में 2 दफ़ा रिपीट हुआ है और अगले कंपाउंड में 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो रेपिटेशन ऑफ द यूनिट, इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और ये भी एक टाइप की पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है। तो ये थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।